रो उठी बाग की दीवारें, हर दिशा खौफ से डोली थी। जालिम डायर ने जब खेली खूंखार खून की होली थी। गुमनाम शहीदों की गणना खुद मौत न कर पाई। निष्ठुरता भी चीखी होगी, निर्ममता भी चिल्लाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशु और आज है 13 अप्रैल 2025। लेकिन उस दिन था 13 अप्रैल वर्ष 1919। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है उस काले दिन की जब चंद लम्हों में ब्रिटिश हुकूमत ने अमृतसर के उस पवित्र जलियांवाले बाग को नरसंहार स्थल में परिवर्तित कर दिया। ये कहानी है उस चंद मिनटों की जब हजारों निर्दोष और बेकसूर भारतीयों को अंग्रेजी गोलियों से भून दिया गया। उनकी गोलियों ने न बच्चों की मासूमियत देखी, न औरतों की गरिमा और न ही बुजुर्गों की बेबसी। वे अपने जान बचाने की उम्मीद में इधर उधर भागते रहे, लेकिन 120 मीटर प्रति सेकंड से चली आ रही रफ्तार से गोलियां, भला उन विध्वंसक गोलियों को कैसे मात देते हुए। बाग से निकलने का केवल एक ही रास्ता था, जिसे जनरल डायर और उसके क्रूर सैनिकों ने अवरुद्ध कर रखा था। लोग जान बचाने को कुएं में कूदे और फिर धरती माता में समा गए। कुएं में गिरे हुए व्यक्तियों पर डायर के क्रूर सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियों से बरसात की। जो लोग जान बचाने की उम्मीद में उस कुएं में कूदे थे, उन्हें निकलने तक का मौका नहीं दिया। एक माँ अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगाए जान की कुछ आखिरी उम्मीद ढूंढ रही होती है। तभी एक अंग्रेजी गोली आती है और उस नन्हे से बालक समेत माँ के सीने को छन्नी कर देती है। ये कहानी है उस दिन की जब बर्बरता की पराकाष्ठा पार कर दी गई कि आज भी दीवारों पर गोलियों के निशान है। आप देखेंगे तो डर जाएंगे, सहम जाएंगे, रूह कांप उठेगी आपकी। वो घटना इतिहास के पन्नों से कहीं अधिक हर हिंदुस्तानियों के सीने में दहक रहा है। ये कहानी है उस चंद मिनटों की जब खून के फव्वारे हवा में तैर रहे थे, जब पूरा पंजाब लहू से लाल हो चुका था। मौत भी नियति से रहम की भीख मांग रही थी। कोई प्यास से मर गया तो कोई दीवारों से चिपक कर। दरअसल वर्ष 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। लाखों भारतीय सैनिक अंग्रेजी झंडे तले अपने खून और पसीने से अंग्रेजों की स्थिति मजबूत कर रहे थे। 40,000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने अपना बलिदान दे दिया, सिर्फ इसलिए कि शायद विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात उन्हें आज़ादी मिल जाएगी, भारत को आज़ादी मिल जाएगी, भारत के प्रति अंग्रेजों की क्रूरता कुछ धीमी कर दी जाएगी, कुछ कम पड़ जाएगी। आज़ादी तो दूर की बात है, अंग्रेजों की क्रूरता भारतीयों के प्रति और ज्यादा बढ़ गई। अंग्रेजों ने तरह तरह के नियम बनाकर, कानून बनाकर भारतीयों को और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उन्हीं में से एक सिडनी रॉलेट द्वारा बनाया गया रॉलेट एक्ट था, जिसे वर्ष 1919 में पारित कर दिया गया। इस एक्ट के तहत लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की इजाजत दी गई। बिना मुकदमे के 2 साल तक लोगों को जेल में सड़ाने की ताकत दी गई। इस कानून का विरोध संपूर्ण देश में देखने को मिला। बंगाल से लेकर लाहौर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संपूर्ण देश में विरोध की आग फैल चुकी थी। जो गलती हमने 1857 के महाविद्रोह के समय किया था, जो भूल हुई थी, जो एकता की कमी दिखी थी, उस चीज के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए लोगों को इकट्ठा करने में हमारे कई राष्ट्रीय नेता जुट गए, जिनमें से 2 महत्वपूर्ण नाम हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों ने लोगों के बीच जागरूकता फैलाई, उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। जिसे छोटी सी चिंगारी समझी गई थी, इस घटना ने उसे आग के तूफान के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसमें पूरा पंजाब जल उठा। इस मामले को तूल पकड़ता देख ब्रिटिश सरकार ने पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया और फिर आया वो काला दिन। अमृतसर के बाग में लोग शांतिपूर्ण सभा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। भीड़ हजारों की संख्या में थी। लोग अपने 2 राष्ट्रवादी नेता की गिरफ्तारी और दमनकारी रॉलेट एक्ट के लागू होने का शांतिपूर्ण विरोध कर रही थी। इस बात की खबर ब्रिटिश हुकूमत को मिल जाती है। उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जनरल ओ डायर, जिसने अपने गोरखा रेजिमेंट को, जिसके सेनापति थे आर डायर, उसे घटना स्थल पर भेजा। और फिर क्या हुआ आप सभी को पता है। जो हुआ वो आज भी ब्रिटिश सरकार के प्रति गुस्सा पैदा करता है, ब्रिटिश सरकार के प्रति नफरत पैदा करता है। अगर उस घटना को याद किया जाए तो आज भी हर एक हिंदुस्तानियों के दिल में एक कसक रह गया है, हमारा खून उबाल मारने लगता है।
ये कैसा उपनिवेशिक शासन है जिसमें उपनिवेशों को जानवरों से बदतर समझा जा रहा है। अगले 10 से 12 मिनट तक अंग्रेजी बंदूकें, अंग्रेजी राइफलें आग उगलती रही। फायरिंग रुकेगी नहीं, ऐसा जनरल डायर का आदेश था। लगभग 1700 राउंड गोलियां चली, सब कुछ छत विछत हो गया। उसके बाद फायरिंग रुकी, इसलिए नहीं कि उनमें इंसानियत जाग उठी थी, बल्कि इसलिए कि सारी अंग्रेजी गोलियां निर्दोष, बेकसूर और मासूम भारतीयों पे खर्च कर दी गई थी। उनके पास अब गोली बची नहीं थी। चारों तरफ लाशें, खून की बूंदें और लोगों की चीखें गूंज रही थी। आप आज भी जलियांवाला बाग जाएंगे तो दीवारों पे गोलियों के निशान दिखाई देंगे। आप देखकर आज भी सहम जाएंगे। इस घटना पर सारी दुनिया ने अंग्रेजों पर थू थू किया, सारी दुनिया ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना की। हर बार की तरह एक कमेटी का गठन कर दिया गया जिसका नाम था हंटर आयोग। जनरल डायर ने हंटर कमीशन के सामने ये बयान दिया कि हम जब घटनास्थल पे पहुंचे तो भारतीयों ने हम पर हमला किया, हमें भारतीयों से खतरा महसूस। को निर्ममता से अपने काबू में रखने वाले वे दुनिया को ये बता रहे थे कि उन्हें मासूम बच्चे, मासूम औरतें, 70-80 साल के बुजुर्गों से खतरा महसूस हो रहा था। ये सफेद झूठ था और ये बात कमीशन के सामने भी आई। जांच के दौरान एक एक साक्ष्य ये चीख चीख कर कह रहा था कि जनरल डायर तुम झूठे हो, तुमने जो किया है वो नरसंहार है, इसमें भारतीयों की कोई गलती नहीं थी। बावजूद इसके हंटर कमीशन ने जनरल डायर को निर्दोष करार दिया। लेकिन ये घटना हर हिंदुस्तानियों के दिल में एक चोट कर गई। घटनास्थल पर कुछ मासूम आंखें थी जो इस घटना के बाद पत्थर की हो चुकी थी। वो आंखें पूरी तरह से पथरा चुकी थी। इस घटना के 21 वर्ष बाद सन 1940 में लंदन में ब्रिटिश सरकार का एक फेलिसिटेशन समारोह चल रहा होता है। उस दौरान जनरल ओ डायर, जो उस नरसंहार के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वो भाषण के दौरान कह रहे थे कि वर्ष 1919 में जो घटना घटित हुई उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। अगर मौका मिला तो मैं फिर से उस घटना को दोहराने के लिए तैयार हूँ। ये बात वहाँ भीड़ में उपस्थित एक व्यक्ति को तीर की तरह जाकर चुभी और सहजा उसकी हाथ उसकी किताब में रखे पिस्तौल पर गई और अचानक कुछ गोलियों की आवाज़ हुई। जब धुआं साफ हुआ तो ये मालूम हुआ कि जनरल ओ डायर ने जो पाप किया था उसे अंततः उसने अपने खून से धोया है। गोली चलाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, घटना स्थल पर उपस्थित वही 12-13 वर्ष का मासूम बच्चा था जिसकी आंखें पूरी तरह से पथरा चुकी थी। आज जाकर उन आंखों को ठंडक मिली, जिन्हें हम और आप उधम सिंह के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये आज़ादी जो हमें मिली है, आप और हम आज सुख चैन से रह रहे हैं, शांति से जी रहे हैं। मैं आपके सामने ये वीडियो शूट कर पा रहा हूँ तो हमें हर पल ये याद रखना चाहिए कि इसके लिए हमारे पुरखों ने समूह में कुर्बानी दी। हजारों राष्ट्रीय नेता हंसते मुस्कुराते छाती पर गोलियां खाई। ये आज़ादी बेशकीमती है, इसे हमें संजो कर रखना चाहिए। इस घटना पर एक बड़े ही मशहूर कवि हैं प्रदीप, उन्होंने कुछ लिखा है, मैं 4 पंक्ति आपके समक्ष रखना चाहूँगा। ये देखो ये जलियांवाला, यहाँ चली थी गोलियाँ, ये मत पूछो किसने खेली, यहाँ खून की होलियाँ। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियाँ, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियाँ। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपने जान की, इस मिट्टी को नमन करो, ये मिट्टी है बलिदान की। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी इतिहास के पन्नों को साझा करने जिसे कई लोग कहानी समझकर भुला चुके हैं।